Hello students, myself Neeraj Gupta. I've been teaching mathematics and science in my institution from last 14 years. So in today's video, I'm going to discuss with you the plan to revise your syllabus for your boards in the shortest way and in the effective way. In today's video, I will be going to discuss 10th class science syllabus of NCERT कि how to prepare 10th class science syllabus in the shortest time and in the effective way. So let us start with that. We have this 10th class science NCERT. In this NCERT, if I have, this is the content page. In this content page, you can see the syllabus for upcoming boards is chapter number 4, carbon and its compound, chapter number 5, periodic classification of element, chapter number 8, how do organisms reproduce, chapter number 9, heredity and evolution, chapter number 12, electricity, then chapter number 13, magnetic effects of electric current, chapter number 15, our environment. So these are few chapters जो कि अभी बोर्ड्स में आने वाले हैं. So now let us discuss how to revise our science NCERT. I'll be taking an example of chapter number 5. I'll be giving you an overview कि chapter number 5 को कैसे prepare करना है. जैसे chapter number 5 के बारे में बताऊंगा, you can do the same way in other chapters also. For example, if I talk about chapter number 5, which is starting on page 79. This is your chapter number 5. Now, question comes how to revise. Students face a problem कि सर मैंने तो रिवाइज करा था लेकिन फिर भी मेरे को याद नहीं है, या सर मैंने तो काफ़ी देर मेहनत करी थी, 2 घंटे मेहनत करी थी, फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए. So उसके लिए मेरे पास एक solution है which is very effective. I've been using this solution with my students already. So that is very effective. तो क्या करना है आपने, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जितने ये टॉपिक दिए हुए हैं आप देखेंगे 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस अर्ली अटेम्प्ट्स. आपने एक कॉपी का पेज लेना है, उस पे ये बड़ा बड़ा करके लिख लेना. फिर उसके सब पार्ट है डॉबर्नियर स्ट्राइड्स, आपने इसको उसके सब पार्ट में लिख लेना है. फॉर एग्जांपल इसको कैपिटल में लिख लो, इसको नॉर्मल जो इंग्लिश अपन लिखते हैं फ्लो में तो उसमें लिख लो. फिर इसका सेकंड टॉपिक है 5.1.2, वो क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फिर इसमें ये 2 टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं तो आपका 5.1 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. 5.1 टॉपिक में आपके 2 सब टॉपिक्स हैं, एक डॉबर्नियर ट्रायड और दूसरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. फिर आप आगे चलते हैं 5.2. 5.2 टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. 5.1 क्या था, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस अर्ली अटेम्प्ट्स. 5.1 में आपको अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में बताता है जिसमें डॉबर्नियर और न्यूलैंड है. 5.2 में वो आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बताता है. तो मैंने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लिख लिया. अब उसके अंदर आप देखोगे सब पार्ट्स आ जाते हैं. 5.2.1 अचीवमेंट्स. फिर सेकंड टॉपिक आ जाता है लिमिटेशंस. अचीवमेंट और लिमिटेशन का टॉपिक खत्म होने के बाद उसके बाद हमारे पास मेकिंग ऑर्डर ऑफ कियोस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारा 5.3 टॉपिक आ जाता है. दिस इज योर 5.3 टॉपिक. 5.3 टॉपिक में आगे फर्दर चलेंगे. दिस इज योर पीरियोडिक टेबल. आपको इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं होती. इसमें बेसिक चीजें, मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, मेटलॉइड्स कौन सी हैं, नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा है, या एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, ये बेसिक चीजें आपको लर्न करना होता है. ओके. फिर 5.3 टॉपिक में ही फर्स्ट पार्ट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये पोजीशन के बारे में बताएगा, तो पोजीशन हमें पता करनी है.
फिर उसके बाद अगर हम चले आगे तो 5.2 टॉपिक है, उसके अंदर ट्रेंड्स दिए हुए हैं, तो आपने वो भी नोट कर लेना है, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन ट्रेंड्स के नीचे यहाँ पे देखा हुआ वैलेंसी लिखा हुआ है बोल्ड करके, फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज लिखा हुआ है बोल्ड करके, फिर उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है बोल्ड करके, तो आपने ये भी मार्क कर देना। यस, दिस इज इट, दीज आर योर टॉपिक्स गिवन इन पीरियोडिक टेबल। आई होप आपने इन सभी टॉपिक्स को अपने एक पेज पे नोट कर लिया होगा। 5.1 कैपिटल, उसके नीचे उसके सब पार्ट्स, 5.2 कैपिटल, उसके नीचे उसके सब पार्ट्स, 5.3 कैपिटल, उसके नीचे उसके सब पार्ट्स। ये करने के बाद आप क्या, इसके बाद आपने क्या करना है? Obviously this is the end of the year, so you must have notes with you. नोट्स आपके पास NCERT मार्क्ड हो सकती है या आपके पास कॉपी नोट्स हो सकती हैं जो आपके टीचर ने आपको डिक्टेट करके नोट करवाए। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है। 5.1 की जो हेडिंग थी, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस अर्ली अटेम्प्ट्स, वहां से शुरू करना है। उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से देखिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई, तो वो आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है, मतलब बुक में ही नोट करना। फिर 5.2 पे जब आएंगे तो डॉबर्नियर्स ट्राइड, वो वाला लर्न कर लेना है। फिर डॉबर्नियर ट्राइड के ऊपर लाइन मार देनी है कि ये डॉबर्नियर ट्राइड मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की टर्न आएगी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को प्रॉपर लर्न करने के बाद, प्रॉपर रिवाइज करने के बाद आपने उसके ऊपर क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आता है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जहां पे आपने लिखा है मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योस, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें जो सब पॉइंट्स हैं, अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन, जब आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कर लिया, उसके ऊपर क्रॉस कर देना, फिर उसकी अचीवमेंट कर ली, उसके ऊपर क्रॉस कर देना, फिर उसकी लिमिटेशंस कर ली तो उसके ऊपर भी क्रॉस कर देना। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, दैट इज मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारे पास टॉपिक आ जाता है। आपने उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी आपकी बुक में मार्क्ड है, आपने उसको लर्न करना है, फिर उसको क्रॉस कर देना है उस पेपर पे। फिर उसके बाद पोजीशन का टॉपिक आता है, तो आपने क्या करना है, वो जो पोजीशन का टॉपिक आपने लिखा है, जब पोजीशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद ट्रेंड्स का टॉपिक आता है, तो ट्रेंड्स का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपने उसको क्रॉस कर देना। फिर उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का टॉपिक आता है, वो कंप्लीट करने के बाद आपने उसको क्रॉस कर देना। इससे क्या होगा, why are we crossing the lines which we have written earlier? Why are we doing this? What it will give us? So students, at this point of time, when your boards are 1 month away, at this point of time, according to my opinion, you need confidence. That is the very much required thing. जब आप एक पेज पे सारे टॉपिक्स लिख के उसको काट देंगे, then what will happen? You'll gain confidence कि yes, I have done this chapter. This confidence is the very much required for the coming boards. Confidence आपको मिल गया। सेकंड, आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 था वो आपका रिवाइज भी हो गया साथ में। थर्ड, आपको एक पेज पे चैप्टर नंबर 5 के अंदर है क्या, वो सारा आपको एक पेज पे पता चल गया। अब नेक्स्ट टाइम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, नेक्स्ट वीक, अगर आप चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी बुक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टॉपिक उस पेज पे लिखे हुए हैं, आप सिर्फ उस पेज को ही रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट टाइम जब मैं ये एक्टिविटी करूंगा जो मैंने अभी आपको बताई है, पेज पे लिखना काटना, पेज पे लिखना काटना,
इट मे टेक टाइम, सभी के लिए है, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम ये करेंगे तो दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट टाइम और इफेक्टिव प्रोसेस, कि जिससे आपको चैप्टर नंबर 5 आपका शॉर्टेस्ट टाइम में लेकिन इफेक्टिवली लर्न हो गया आपसे। ये करने के बाद जब आप बोर्ड्स में बैठेंगे तो हमारे पास इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देयर आर 7 चैप्टर्स। इसमें से कुछ चैप्टर्स का कुछ पोर्शन काटा हुआ है, लेकिन इफेक्टिवली देयर आर 7 चैप्टर्स। तो 7 चैप्टर्स की अगर बात करूं तो सपोज 2 दिन बाद आपका बोर्ड्स का एग्जाम है एंड यू आर सिटिंग हियर एंड थिंकिंग हाउ टू रिवाइज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो यू नीड नथिंग टू डू। आपने सिर्फ वो 7 जो पेजेस हैं आपने उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जब आप उन 7 पेजेस को अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जिस दिन आपका बोर्ड्स है, साइंस का बोर्ड का एग्जाम है, उस दिन सुबह आप स्कूल जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जा रहे हैं या आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो, विच एवर फील कन्वीनियंट टू यू। तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स बोर्ड्स के एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही चले जाते हैं ताकि वो लेट ना हो। तो जब एग्जाम से पहले जाते हैं तो जिस स्कूल में जहाँ पे सेंटर है वहां के बाहर खड़े होके बच्चे दे स्टार्ट रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स, विच इज वेरी गुड। तो जब आप उस स्टेज में जाएंगे तो आपके हाथ में साइंस को रिवाइज करने के लिए वो 7 पेजेस होंगे या 14 पेजेस होंगे। उस 7 पेजेस और 14 पेजेस में आपने पूरी साइंस को समा के रख दिया है। एंड दैट इज द इफेक्टिव वे टू रिवाइज इन मिनट्स। पूरी बुक को तो साथ में 1 घंटे में, आधे घंटे में रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन यस यू कैन रिवाइज दो 7 या 14 पेजेस या 10 पेजेस, 12 पेजेस। राइटिंग भी किसी बच्चे की डिफरेंट होती है, तो 7 पेजेस में या 10 पेजेस में या 12 पेजेस में यू कैन रिवाइज द होल साइंस बुक, right? This is first way by which I've given you the model to revise your NCERT book in one way. Now second thing here is in your NCERTs there are blue box questions जिनको हम in text questions भी बोल देते हैं and back exercise questions। तो जब ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ज्यादा काम नहीं बचता है। आपकी बुक में ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी बोल देते हैं, और आपके एनसीईआरटी के बैक में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं। ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपके पास वैसे तो इनके सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं है तो मार्केट में एक बड़ी कॉमन सी बुक्स मिलती हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद, पूरा रिवाइज करने के बाद, मार्क करने के बाद, क्रॉस करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस को इकट्ठे कर लो बुक के अंदर ही, और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को इकट्ठे कर लो। ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया और बैक एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी में है, हाँ उसको जरूर लिख के कर ले। बाकी ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस को लर्न करने, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लर्न करने, राइट। इस तरह से आपकी ये जो सेकंड पार्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट वे में बाद में कैसे रिवाइज करना है, तो उसका आंसर है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट डेज में लॉस्ट होते हैं कि मैं कहां से रिवाइज करूं, कैसे रिवाइज करूं, क्या रिवाइज करूं। तो उसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आज आप जहां से भी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, आप उस सोर्स को अच्छे से मार्क कर लो। आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि यस मैं इस बुक से ब्लू बॉक्स और इस बुक से बैक एक्सरसाइज करिए, दोनों सेम बुक से करिए या डिफरेंट बुक से करिए, दैट इज योर चॉइस, या एनसीईआरटी में ही मार्क करके करिए।
जो भी आपका सोर्स है आप उसको अच्छे से अपने माइंड में फ्रेम कर लो कि दिस इज माई सोर्स, यहां से मैंने ब्लू बॉक्स करा है और यहीं से मैंने बैक एक्सरसाइज करी, राइट। तो जब एक वीक बाद आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको सारी किताबें इधर उधर करके सिर्फ एक ही किताब निकालनी है जिसके अंदर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपने उसको रिवाइज करा और काम खत्म हो गया आपका। अगर कोई स्टूडेंट ये दो एक्टिविटीज कर लेता है साइंस के एग्जाम में और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेता है जो एनसीईआरटी के अंदर ही, आई बिलीव he can easily score 70% marks. I believe 60, 70, 80 इसके बीच में कहीं लाई करेगा, 70 प्लस ही होना चाहिए, 70 to 80। तो those students who are getting less marks in their pre-boards, say if a student scores 50% marks in their pre-boards, if a student scores 60% marks in their pre-boards, तो 70 to 80 तक जंप लगने के लिए आपको ये दो प्रोसेसेस करने, आपकी जो जंप है मार्क्स की वो 70 to 80 तक चले जाएगी। ये 70 to 80 जाने के लिए ये दो स्टेप्स हैं। अब 80 से आगे फर्दर जाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो यू कैन कमेंट ऑन दिस पेज और आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड डू वेल एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।